गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और उसके बाद आपका समावयवता देखा था, जिसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आता है संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या इसको हिंदी में बोलेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। और ये टॉपिक हमारा बचता है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब ये स्टूडेंट्स, ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे। तो जो छूट गया था दो टॉपिक कल, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम। एक टॉपिक छूटा था किलेट प्रभाव, और दूसरा छूटा था किलेट इफेक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं चिलेट इफेक्ट, और दूसरा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात है कि चिलेट इफेक्ट होता क्या है। चिलेट इफेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई एक मेटल आयन होगा और वो मेटल आयन जो है वो बहुत सारे पॉलीडेंटेड लिगांड से क्या होगा, चारों तरफ से घिरा होगा, है ना। मतलब जब भी कोई मेटल बहुत सारे पॉलीडेंटेड लिगांड से घिरा रहता है और एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करता है, तो उस साइक्लिक कंपाउंड को अपन चिलेट कंपाउंड बोलते हैं, या हिंदी में इसे हम लोग किलेट यौगिक कहते हैं। अब ये चिलेट यौगिक बनते क्यों हैं? देखिए, चिलेट यौगिक में एक नाम आता है निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम। अगर मैं कंसिडर करूं तो निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम करके आगे आता है ना। ये नाम आता है निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम। निकिल को ऐसे बनाते हैं और यहाँ पर हर साइड में अपन क्या करते हैं, मेथिल साइनाइड को ऐसे करके जोड़ देते हैं। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना। यहाँ पर N लिखते हैं, यहाँ पर C लिखते हैं, यहाँ पर CH3 लिखते हैं, फिर यहाँ पर N, यहाँ पर C, फिर यहाँ पर CH3 करते हैं, यहाँ से यहाँ पर को जोड़ देते हैं ऐसे करके, है ना। और एक साइड में ऐसे दो बार O करते हैं और एक साइड में यहाँ पर ऐसे करके OH करते हैं, और जहाँ पर बचता है वहाँ पर क्या करते हैं, बैलेंसी को ये ऐसा करके पूरा कर लेते हैं। तो ये बन जाता है निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, जो कि एक पॉलीडेंटेड लिगांड्स होते हैं। मतलब क्या बोलना चाहिए, एक चिलेट कंपाउंड्स होते हैं। तो चिलेट कंपाउंड जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मल जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड की कंपेयर में, है ना। तो ये आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब ये है कि जो लिगेंड्स होते थे या जो लिगेंड्स होते हैं उनको उनकी काम करने की क्षमता के आधार पर, मतलब उनकी क्षमता के आधार पर, उनके क्या बोलते हैं एबिलिटी के आधार पर एक सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें अपन दो टाइप के लिगेंड्स को रखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है और एक हमारा वीक लिगेंड आता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो है वो टॉपमोस्ट क्या करते हैं, अभी मैं बताऊंगा इस एग्जांपल में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को अलग रखा गया है, वीक लिगेंड को अलग रखा गया है। तो एक कैपेसिटी है पेयरिंग करने के हिसाब से कि जो लिगेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा पेयर करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, ऐसे लिगेंड को अपन प्रबल लिगेंड की कैटेगरी में रखते हैं, और ऐसे लिगेंड जो पेयर नहीं करते हैं, ऐसे लिगेंडों को हम वीक लिगेंड की श्रेणी में रखते हैं। तो ऐसे लिगेंडों को जिस सीरीज में रखा गया है उस सीरीज का नाम होता है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बोले, है ना। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी हम कह सकते हैं, जिसमें आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड के नाम, जैसे कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, एथिलीन डाइएमीन एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ठीक है, ऑक्सिलेट एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो ये सब क्या है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो आपको इन लिगैंडों को काम पड़ेगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, आपकी जरूरत जो है, ठीक है, इन लिगैंडों की पड़ेगी। और ये जो लिगैंड मैंने लिखे हैं, कार्बोनिल, एथिलीन डाइएमीन, है ना, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो ऊपर मैंने दो नाम बताया, ये दोनों उदासीन लिगैंड में आते हैं, और बाकी ये दोनों आपके नेगेटिव लिगैंड्स में आते हैं, ये स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा आपका जैसे फ्लोरीन मिल गया, क्लोरीन मिल गया, ब्रोमीन मिल गया, आयोडीन मिल गया, वाटर मिल गया, अमोनिया मिल गया, है ना। अगर ये इनसे आपकी अगर मुलाकात होती है किसी एग्जाम्पल में, तो याद रखिएगा ये वीक लिगैंड की श्रेणी में आते हैं, और इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना सके, है ना। अब ये हमारा हो गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हम लिगैंड को उसकी प्रबलता के आधार पर, उसके ताकत के आधार पर कि वो पेयर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, उसके आधार पर हमने रख दिया। तो बच्चों, अब मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में थोड़ी जानकारी बताना चाहूँगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं VBT, ये जो थ्योरी है ये ऑलमोस्ट हमको ये बताता है कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें कौन क्या करता है। मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब लिगैंड का काम डोनेट करने का है और मेटल का काम क्या है, एक्सेप्ट करने का है इलेक्ट्रॉन पेयर को।
तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और लिगैंड जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो जितने लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स से मैं नाम लिख रहे हैं, आपको इसी कॉम्प्लेक्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाना है। जैसे आपका एक नाम है K4, यहाँ पर लिख दिया है Fe, यहाँ लिखा है CN6, है ना, और एक और नाम है Fe F6 और यहाँ पर लिख दिया 3-, और एक और नाम देते हैं अपन, यहाँ पर देते हैं Ni, यहाँ पर लिखते हैं Cn और यहाँ पर लिखते हैं 4 और यहाँ लिखते हैं 2-। ठीक उसे आप यहाँ पर लिखेंगे Ni, यहाँ लिखते हैं C और कैपिटल O और यहाँ पर लिखते हैं 4। तो आप इसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं, क्या देख सकते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यही ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। तो देखो यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कहीं कहीं 6 लिखा है और कहीं कहीं आपका 4 लिखा है, जो उपसहसंयोजी संख्या जो कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसके आधार पर हम आपको बताएंगे। तो ये आपका जो बनाएगा ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। जहाँ 6 लिखा है ये क्या बनाएगा, अष्टफलकीय संकुल, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जहाँ पर आपका 6 लिखा है ऑक्टाहेड्रल, ये भी आपका वही बनाएगा ऑक्टाहेड्रल, जिसको इंग्लिश में अपन ऑक्टाहेड्रल, हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। यहाँ पर ये 4 लिखा है, तो 4 का मतलब मैंने आपको वो बताया था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखा है तो 4 के यहाँ 2 मतलब है, या तो ये स्क्वायर प्लेनर हो सकता है या तो आपका चतुष्फलकीय हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा, या तो आपका चतुष्फलकीय होगा या तो आपका वर्गाकार होगा। तो बच्चों सबसे पहले 4 का मुझे पता है कि ये वर्गाकार होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्गाकार क्यों होगा, और ये वाला मैं आपको बताऊंगा ये चतुष्फलकीय होगा। चतुष्फलकीय मतलब इंग्लिश में भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय, वर्गाकार मतलब स्क्वायर प्लेनर, और चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल। अब इन्हीं को एग्जाम्पल से हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझना है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको इसी बात को मेन बताता है कि अगर कोई भी लिगांड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो धातु के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो लिगांड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करें, आसानी से एक्सेप्ट कर सके। और लिगैंड के डोनेशन से और मेटल के एक्सेप्शन से दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनना चाहिए वो बॉन्ड एक डायरेक्टिव होना चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए, और साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होना चाहिए। दिशा का मतलब क्या है, दैशिक होना चाहिए, या तो अष्टफलकीय होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, या तो वर्गाकार या स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, या तो आपका चतुष्फलकीय होना चाहिए। जिस सिचुएशन मैंने आपको बताई, अगर 4 होगा तो क्या होगा, 8 होगा तो आपका क्या होगा। तो इन्हीं के बारे में हमको डिस्कस करना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल बताना शुरू करता हूँ संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, है ना। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को जानने से पहले आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एटलीस्ट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, इतने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ एक बार, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। और सभी को यहाँ पर आप आर्गन लिख दीजिए, क्योंकि ऑर्गन जो है वो आपका सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे आसान होगा, क्योंकि आप कहाँ इतना टाइम लगाएंगे ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, है ना, 3s2, 3p6, टाइम लगेगा। और चूंकि ये 3D सीरीज का एलिमेंट है इसलिए सब जगह यहाँ पर लिखिए 3D 4s, यहाँ पर भी वही चलेगा 3D 4s, यहाँ पर भी 3D 4s, सभी जगह आप लिखते जाइए 3D 4s। देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ 3D 4s, 3D 4s, यहाँ पर भी 3D 4s, यहाँ पर भी 3D, यहाँ 4s, यहाँ पर 3D 4s, यहाँ पर भी 3D और ये 4s। तो बच्चों जब यहाँ पर आप ऐसे बना लेंगे तो बनाने के बाद आप बस याद रखिएगा कि आपका क्रोमियम और यहाँ पर जो कॉपर है, ये दो जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं दो एलिमेंट में आपका चेंजेस करना है आपको। मतलब देखिए कैसे करना है, यहाँ पर आप लिखिए 1 2, वहाँ पर लिखिए 2 2, लाइन से पढ़ते जाइए 1 2 2 2,
उसके बाद यहाँ लिखिए 3 2 के बाद होना चाहिए था 4 2, तो यहाँ 4 2 ना करके यहाँ कीजिएगा 5 1। बस यहाँ याद रखना है, हाफ फील्ड के लिए आपको क्या करना है, 4 2 की जगह में यहाँ पर करना है 5 1। 5 1 के बाद आप यहाँ करेंगे 5 2, फिर आएगा 6 2, फिर आएगा 7 2, फिर आएगा 8 2, और यहाँ होना चाहिए था 9 2, लेकिन यहाँ 9 2 ना होकर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 1, और यहाँ हो जाएगा 10 2। ये आपको इतना याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं आपको कोई एग्जाम्पल बताऊंगा तो इसी के थ्रू आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 4 वाले से, मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका जो उप सहसंयोजी संख्या होगा, मान लीजिए कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो 4 के मेरे पास 2 रास्ते थे। 4 का मतलब आपका वर्गाकार भी हो सकता है, और 4 का मतलब आपका क्या बोलना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, सही, चतुष्फलकी भी हो सकता है। या तो वो टेट्राहेड्रल होगा, या तो आपका वो स्क्वायर प्लेनर होगा, या तो वर्ग के आकार में होगा, या तो आपका चतुष्फलक के आकार में होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा NiCN 4 और यहाँ 4 माइनस, सॉरी यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 माइनस, टेट्रासाइनोनिक्लेट। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसको हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे बनाएंगे, और इसके बारे में इसकी कहानी कैसे बताएंगे कि क्या है, इसका नेचर क्या है। तो देखते जाइए। सबसे पहले मैंने यहाँ निकिल का, यहाँ बताइए 4 से 2 गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 2। 4 से 2 गया, 2 आयन बचा। कहने का मतलब है कि निकिल का पहले अगर हम निकालते तो निकिल का होता था 28। तो आप लिखते कैसे, यहाँ पर लिखते ऑर्गन, यहाँ पर लिखते 3D का 8, और यहाँ लिखते 4s का 2। ये होता निकिल का। लेकिन हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है निकिल 2+ का। कहने का मतलब है कि निकिल से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से कम करना है, मतलब S से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो जैसे ही S से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो अब S के पास नहीं रहेगा, केवल D के पास रहेगा। तो अपन इसका इलेक्ट्रॉन पुटअप करेंगे। पहले अपन D बनाएंगे, ये देखिए D, ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, और ये आपका 4p हो गया। तो आप देख रहे हैं ये 3D है, ये आपका 4s है, ये आपका 4p है। तो आपने देखा कि D के में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, D में 8 है। उसके बाद हमने देखा कि D में 8 है, किसके लिए है, ये हमारा निकिल 2+ के लिए, क्योंकि पहले S में भी हुआ करता था, लेकिन 2+ निकलने से वो कम हो गया। अब मैंने याद रखिएगा आप बच्चों की साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग लिगांड है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग लिगांड, जैसे मैंने बताया प्रबल लिगांड है, प्रबल लिगांड है ना, साइनाइड प्रबल लिगांड है। और प्रबल लिगांड का एक काम होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है। क्या करता है, पेयर करता है। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर लास्ट में 2 ठन अनपेयर दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे उठ करके एक पेयर बन जाएगा। तो जैसे ये पेयर बनेगा तो आप देख सकते हैं कि पेयर बनने के बाद, है ना, आप ये तो 3 पेयर तो ऑलरेडी थे, एक पेयर यहाँ बन गया, और एक जो हमारा ऑर्बिटल था वो खाली हो गया, है ना, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया तो वो खाली हो गया। तो खाली होने के बाद आप यहाँ पर ध्यान भर सकते हैं, मौका का चौका मार लीजिए। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, 4 लिगैंड भरने थे। तो वो 4 लिगैंड जहाँ खाली हुआ वहाँ एक D में चला गया, एक S में चला गया, और 2 P में चला गया। तो मतलब एक साइनाइड जहाँ खाली हुआ वहाँ गया, एक S में गया, और 2 ठन कहाँ चला गया, P में चला गया। तो मतलब कहने का है कि हमारा जो हाइब्रिडेशन हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ DsP2। क्या हो गया, DsP2, है ना, ये आपका क्या होगा, DsP2। अब ये DsP2 है तो ये वर्गाकार बनेगा, तो वर्ग बना लीजिए, और बीच में यहाँ क्या लिखिएगा, निकिल, और वर्ग बनाइए, वर्ग बन गए, सर्वभुजाएं समान है। और इन सभी जगह में आप क्या लिखिएगा, 4 साइनाइड है, तो आप लिखिएगा 4 साइनाइड। ये देखिए 4 साइनाइड दिखाई दिया, और इन साइनाइड को कोष्टक बंद करके यहाँ पर उसके ऊपर में 2 माइनस कर दीजिए। तो इसका कोण कितने का बनेगा, आप सभी को पता होगा कि वर्गाकार में जो एंगल बनता है वो बनता है आपका 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। तो ये मेरा पहला सॉल्व हो गया। अब मैं आपको दूसरा वाला बताऊंगा इसी का, है ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। अब मैं इसी का कंपेयर दूसरे से करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए इसका तो वर्गाकार आया, इस निकिल का कितना आया, वर्गाकार आया। अब मान लीजिए निकिल का एक दूसरा कंपाउंड है
यहाँ CO है, यहाँ 4 है। मैं अभी इसको प्रूफ करूंगा और बताऊंगा। जैसे ये क्या आया, ये वर्गाकार आया, क्या आया, वर्गाकार, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, एंगल 90 डिग्री, है ना, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पीरियड में हैं। और ये एक टाइप का इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है, मतलब आंतरिक कक्षक संकुल है। आंतरिक कक्षक संकुल क्यों है, क्योंकि जब भी कभी जोड़ा बन जाता है तो ऐसे संकुलों में हम अंदर के डी को लेते हैं, अंदर के डी को लिए, जैसे कि मैंने अंदर के डी को साइनाइड में डाला, साइनाइड को अंदर के डी में डाला, तो ऐसे संकुलों को, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स या आंतरिक कक्षक संकुल। अब ये देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिएगा और इस एग्जाम में देखिएगा, तो इसमें यहाँ पर 2 माइनस लगा है, इसमें कोई माइनस नहीं लगा है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल आएगा। क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। कैसे आएगा, लिगैंड तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग है, लिगैंड तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग है। देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ निकिल का निकालूंगा बच्चों, तो निकिल का 28 होता है, जैसा कि पहले मैंने बताया। यहाँ आर्गन लिखूंगा, यहाँ 3D में 8 करूंगा, 4s में 2 करूंगा। अब यहाँ कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ घटाया था 2 प्लस लाया था, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आप जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो सबसे पहले क्या बनाइए आप, सबसे पहले D बनाइए, D के बाद क्या बनाइए, जो 4s बनाइए, 3D के बाद 4s, तो यहाँ पर लिखिए 3D बनाइए, फिर आप 4s बनाइए, फिर आप 4p बनाइए। D में कितने भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। S में कितने भरने हैं, 2, उसमें इसमें नहीं भरा था मैंने। अब है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगांड, लेकिन इसके पास कोई चार्ज नहीं है ना। स्ट्रॉन्ग लिगांड मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग लिगांड में इसका भी नाम था, कार्बोनिल का भी नाम था, साइनाइड का भी नाम था, एथिलीन डाइएमीन का भी नाम था, ऑक्जेलेट का भी नाम था। तो अब देखिए जोड़ा तो बनाएगा, कैसे जोड़ा बनाएगा, बस ये देखिए, ये तो 3 जोड़े हैं, तो ये वाला जोड़ा उठ के यहाँ आ जाएगा, ये देखिए, तो ये वाला खाली बच गया, तो ये वाला जोड़ा उठ के इधर चला जाएगा, पूरा एक साइड हो जाएंगे, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक साइड। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो हैं एक साइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब एक साइड हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचे ऑर्बिटल्स, 1 2 3 और 4, और हमको चाहिए भी 4, तो आप लिखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो यहाँ पर लिखेंगे CO कार्बोनिल, यहाँ पर भी CO, यहाँ पर भी CO। तो कौन सा हाइड्रोजन हुआ, ये हुआ S, ये P में 3, तो sp3 हो गया। अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, sp3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। तो आप कुछ ऐसा टेट्राहेड्रल जो आप 11th में पढ़े थे, कुछ ऐसा आप बनाएंगे टेट्राहेड्रल। यहाँ बीच में कौन रहेगा, बीच में आपका ये मेटल रहेगा जिसका नाम है निकिल। क्या नाम है, निकिल। और साइड साइड में कौन रहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड रहेंगे। क्या रहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसका बॉन्ड एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो दोनों का डायग्राम देख के समझ आया, दोनों में 4 लिगेंड्स थे, लेकिन एक का आया टेट्राहेड्रल और एक का आया स्क्वायर प्लेनर, एक का आया वर्गाकार और एक का आया चतुष्फलकीय। तो बच्चों ये मेरा आपको समझा दिया मैंने कि किस प्रकार 4 होने से दोनों में अंतर होता है, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको 6 वाले का बताऊंगा, मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बताऊंगा जिसमें आपका क्या रहे, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहे, मतलब उसकी जो समन्वय उपसह संयोजन संख्या वो 6 हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नाम है K4, यहाँ पर लिखा है Fe, यहाँ पर लिखा है Cn, यहाँ पर लिखा है 6, है ना। और एक नाम है K3 और यहाँ पर लिखा है Fe और यहाँ पर लिखा है F6। 2 नाम है ना, यहाँ पर 2 नाम दिए हैं, K3 Fe F6 और एक नाम है K4 Fe Cn6। अब अपन हिसाब किताब करते हैं। मैं आप देखेंगे यहाँ पर जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग है ना, ऊपर से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। इसमें फ्लोराइड जो है वो आपका कैसा लिगांड है, ये वीक लिगांड है, और इसमें भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। कंफर्म यह है कि दोनों में क्या बनेगा, अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। क्या बनेगा, दोनों जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम बोलेंगे अष्टफलकीय संकुल। अब दोनों में
अंतर क्या है, मैं आपको ये प्रूफ करूंगा कि ये जो वीक वाला है ना, ये होगा बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, या इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में भी सुनते जाइए आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये, और ये वाला बनाएगा हिंदी में आंतरिक कक्षक संकुल, और अंग्रेजी में इसी को बोलेंगे इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अब मैं दोनों को बताना शुरू करता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 6 से 3, मतलब यहां पर अगर बात करें कि यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर आयरन का कितना आएगा, यहां पर आयरन का 3 आएगा, सही बात है। 6 से 3 गया 3, और यहां पर 6 से 4 गया, यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कहने का मतलब एक में 2 प्लस है, एक में 3 प्लस है। अब मैं इसको पहले मैं 3 वाले को बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ फेरस का निकालूंगा। फेरस का होता है 26। 26 को लिखते कैसे हैं आप देख लीजिएगा, आर्गन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3d6 और 4s2। देखिए हमको निकालना किसका है, Fe3+ का निकालना है। 3+ का निकालना है मतलब क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन को कम करना है। तो यहाँ पर 3d5 आ जाएगा। कैसे 5 आया, 2 तो S से कम हो जाएगा, और 1 कहाँ होगा, D से कम होगा, तो D से 1 कम हो जाएगा, तो 3d5। कितना बचेगा, 3d5। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप बनाइए जैसे पहले बनाते थे, D बनाइए, उसके बाद S बनाइए, उसके बाद आप क्या बनाइए, P बनाइए। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए, 1 2 3 4 5 है ना, और S में तो होगा नहीं क्योंकि 3 कम कर दिया हूं, है ना, नील है। तो अब देखेंगे कि जो फ्लोराइड है ये आपका नेगेटिव लिगैंड होने के साथ साथ वीक लिगैंड भी है, मतलब जोड़ा बनाने की ताकत नहीं रखता है। तो जब जोड़ा नहीं बना पाओगे तो क्या होगा, हटा है, हमको 6 लिगैंड को भरना है इसके अंदर, तो हमारे पास जगह कितना खाली है, 1 2 3 और 4 खाली है, क्योंकि इधर जोड़ा तो बनेगा नहीं। अगर जोड़ा बन जाता तो अंदर भी डाल देते। तो जोड़ा जब बनेगा नहीं तो अगले सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, अगले सिचुएशन में अपन डी बनाएंगे, और डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5। फिर एस बनाएंगे, फिर है उसके बाद एस के बाद फिर अपन पी भी बनाएंगे, पी के बाद हम एक और डी बनाएंगे, पी के बाद हम एक और डी बनाएंगे, लेकिन उस डी का नाम होगा 4D। क्या नाम होगा, 4D। अब ये 4D क्यों बनाए, 4D इसलिए बनाए क्योंकि हम पेयर तो कर नहीं सकते हैं और हमको 6 लिगैंड को भरने हैं। तो देखिए 1 लिगैंड एस में आएगा, 3 लिगैंड पी में आएगा, और 2 लिगैंड आपका डी में आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा बाबा, यहाँ हो जाएगा एस, यहाँ P3D2। आपने देखा कि आपने जो इलेक्ट्रॉन को भरा उसके लिए आपने बाहर से डी को यूज किया, बाहर के डी ऑर्बिटल को लिया, मतलब 3D की जगह में 4D को लिया, और इसके लिए आपने क्या भरा, एफ भरा, सब जगह क्या भरा, एफ भरा। तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, या इसको बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल। इसकी संरचना बहुत आसान है, अष्टफलकीय बनेगी। तो ऐसा डायग्राम बना करके यहाँ पर अष्टफलक बना लीजिए, ये अष्टफलक का चित्र है, ठीक है। यहाँ पर बीच में कौन है बाबा, बीच में यहाँ Fe है, यहाँ पर लिखिएगा क्या F, यहाँ पर भी 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 F, और पूरे डब्बे को ऐसे पैक करके 6 में से 3 माइनस गया तो कितना माइनस, 3 माइनस, ठीक है। और इसका एंगल कितना बनेगा, तो 90 डिग्री के 2 एंगल बनेंगे। और देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल बच रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन, या इंग्लिश में हाई स्पिन, और हिंदी में बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल, है ना। और सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो इसे हम, है ना, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक कलरफुल कॉम्प्लेक्स, है ना, मतलब अनुचुंबकीय युक्त रंगीन संकुल बनाया, पैरामैग्नेटिक और हाई स्पिन और कलरफुल है। तो ये तो हुआ वीक लिगैंड का। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग लिगैंड में। जैसे मान लीजिए यहाँ से 6 से 4 गया तो आपको सबसे पहले Fe में कितना आया, सबसे पहले 26 होता है, तो आप लिखिए ऑर्गन, यहाँ लिखिएगा 3d6 और यहाँ लिखिएगा 4s2, 3d6 और 4s2। तो करने के बाद आप जब इसको कर लें उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको Fe का 2+ निकालना है, 2 कम करना है, तो आपके पास ऑर्गन रहेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3d6 हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे क्योंकि 2+ हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे डी, क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5 ही बनाएंगे एस, फिर बनाएंगे पी। तो डी में कितना भरना है, 6, 1 2 3 4
5 6, एस से तो निकल गया है। अब हो गया। अब हम देखेंगे कि लिगांड कौन सा है। तो लिगांड हमारे पास यहाँ पर साइनाइड है, जो कि क्या है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगांड है। और स्ट्रॉन्ग लिगांड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देना, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना देना। तो आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनेगा तो वो जोड़ा कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 बीने जोड़े के हैं, 4 इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन विदाउट पेयर। अब ये जो पेयर बनेगा तो 2 जोड़ा बनेगा। तो जब ये 2 जोड़ा बनेगा तो कैसे बनेगा, तो एक जोड़ा तो ऑलरेडी है, देखिए 2 जोड़ा बन गया। तो अपने पास डी में 2 ऑर्बिटल्स खाली हो गए, देखिए है ना, ये 2 जोड़े बन गए, एक साइड आ गए। तो अपने पास लिगेंड 6 भरने हैं। तो आप 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा Cn, यहाँ पर भी Cn, यहाँ पर भी Cn, यहाँ पर भी Cn, यहाँ पर भी Cn। तो यहाँ पर हो जाएगा D2sp3। तो आपने अंदर के D का यूज किया है ना। स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसा उसमें पहले बना था, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी सेम बनेगा जैसे इससे पहले वाला बनाए थे हमने, है ना। आप सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम बनाइए। यहाँ पर लिखिए Cn, नीचे में भी Cn, यहाँ बीच में रहेगा लोहा, फिर यहाँ पर Cn, यहाँ पर Cn, यहाँ पर Cn, यहाँ पर Cn, और करके यहाँ पर लिखिएगा 2 माइनस। एंगल भी वही रहेगा आपका 90-90 के 2 एंगल्स रहेंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए। और इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स में, मतलब अंदर के डी ने पार्टिसिपेट किया, 3D ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए इसको बोलेंगे इनर डी कॉम्प्लेक्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। दूसरा, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए प्रतिचुंबकीय है, डाई मैग्नेटिक है। और ये हाई स्पिन नहीं है, ये लो स्पिन है। लो स्पिन तब होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहता, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, आपके पेयर्ड रहते हैं। जब पूरे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड रहते हैं तो आपका जो है वो लो स्पिन होता है। तो बच्चों, इतने जो मैंने एग्जाम्पल बताए, इसी एग्जाम्पल में से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगला जो हमारा टॉपिक आता है उसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए, इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी उसी टाइप से ही है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आप याद रखिएगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम भरे कैसे इलेक्ट्रॉन। देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक डायग्राम होता है। क्रिस्टल फील्ड में डी कक्षकों का विपाटन होता है, मतलब जो डी होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो इन डी ऑर्बिटल्स में एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। तो इसमें देखिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये 3 को अपन बोलेंगे T2G, और यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6। दूसरा बचेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक बचता है डी जेड स्क्वायर, इसको अपन बोलते हैं EG, और इसमें मैक्सिमम आपके 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डी ऑर्बिटल्स का विपाटन करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, डी कक्षकों का विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, मतलब इसमें अपने को क्या करना है, डी कक्षकों की स्प्लिटिंग करनी है, डी कक्षकों का विपाटन करना है। कैसे विपाटन, जैसे अपन के पास कोई भी डी ऑर्बिटल्स हैं, है ना, यहाँ पर ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल्स हो गया, है ना, ये आपको डी ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं। तो ये डी ऑर्बिटल्स को अपन देखें तो मैं यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा ना करके यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, मतलब ये 5 है ना है। और इसको यहाँ पर देखेंगे जैसे हम बनाते हैं ना बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, उस टाइप से डायग्राम बना लीजिए। बीच वाला आपका नॉन बॉन्डिंग, ऊपर जाएगा वो आपका एंटी बॉन्डिंग, और नीचे रहेगा आपका बॉन्डिंग, मतलब बंधी, अनाबंधी, ऊपर में प्रतिबंधी आणविक कक्षक। अब यहाँ पर आप ऐसे करके ये ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम आपको समझा देता हूँ मैं, ये होता क्या है। तो बच्चों, ये डायग्राम बनाने का रीज़न है, मान लीजिए हमारे पास एक अष्टफलकीय संकुल है, अष्टफलकीय संकुल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अष्टफलकीय संकुल, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर 3 लाइन खींचने का मतलब है कि यहाँ पर डी, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है, मतलब ये लो एनर्जी में आएंगे। किसमें आएगा, ये आएगा निम्न ऊर्जा में आएगा, लो एनर्जी लेवल में आएगा, ठीक है ये। और ऊपर वाला क्या आएगा, ऊपर वाला आपका हाई एनर्जी लेवल में आएगा। कौन आएगा,
Eg आपका हाई एनर्जी लेवल में आएगा और T2G आपका लो एनर्जी लेवल में आएगा, ठीक है। और यहां पर एवरेज एनर्जी रहेगी, क्या रहेगी, ये d ऑर्बिटल्स है, ये क्या है, ये d ऑर्बिटल्स है ना। और उसके बाद है ना यहां पर आपकी एवरेज औसत ऊर्जा इसको बोलेंगे, क्या, औसत ऊर्जा यहां पर रहेगी इसमें, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम टोटल में 100 बांटते हैं कि यहाँ पर टोटल एनर्जी 100 है, तो एक जगह में 60 होगा और एक जगह में 40 होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 60 हो सकता है और ऊपर में 2 टन है, मतलब 20-20 के 40 हो सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये डायग्राम इसके लिए है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए। जब हम टेट्राहेड्रल के लिए डी कक्षकों का स्प्लिटिंग करते हैं, विपाटन करते हैं, तो ये 2 टन नीचे आ जाते हैं और ये 3 टन कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल में जो T2G है उसकी एनर्जी लो रहेगी और टेट्राहेड्रल में जो Eg है उसकी एनर्जी लो रहेगी। ये लो एनर्जी का क्या मतलब है, हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को हम जब भी भरते हैं तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाते हैं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कोई एग्जांपल लेते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे लो एनर्जी से हाई एनर्जी, मतलब पहले अपन लो एनर्जी में भरेंगे, है ना, उसके बाद हाई एनर्जी में जाएंगे, जैसा कि हमारे अबाव का प्रिंसिपल हमको बताता है ना। तो ऑक्टाहेड्रल अगर आप बना लिए तो ऑब्वियसली आप टेट्राहेड्रल भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जस्ट अपोजिट जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपका होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में T2G होगा, नीचे 3 ऑर्बिटल्स होंगे और Eg ऊपर होगा, और टेट्राहेड्रल में चतुष्फलकीय में Eg नीचे होगा और T2G ऊपर होगा। अभी अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।